नमस्कार। इस वीडियो से 90 वीडियोस की एक सीरीज शुरू होती है जिसका नाम है बैंकिंग अवेयरनेस 26-27। ये उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो बैंकिंग के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका जो एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट 1 से 2 ईयर्स के बीच में आने वाला है। तो यहाँ पे जो पहला जो वीडियो है वो बैंकिंग इंडस्ट्री के इंट्रोडक्शन पर है। तो आप सभी जानते हैं कि बैंकिंग जो है वो एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि इकोनॉमी की बैकबोन की तरह काम करती है। डेली लाइफ में जो सेविंग अकाउंट होता है वहाँ से लेकर लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, डिजिटल पेमेंट्स, हर जगह पे बैंकिंग का रोल होता है। आपके एग्जामिनेशन के लिए बैंकिंग की सिर्फ डेफिनेशन नहीं बल्कि उसका इवोल्यूशन, उसका लीगल फ्रेमवर्क, कोर फंक्शंस, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझना ज़रूरी है। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं 11 क्वेश्चंस के रूप में इसको कवर करूँगा और हर क्वेश्चन के बाद में एक आपका एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न है, व्हाट इज बैंकिंग इन इकोनॉमिक सेंस। इकोनॉमिक सेंस में बैंकिंग क्या होता है। बात जब इकोनॉमिक सेंस की करेंगे तो बैंकिंग का जो इकोनॉमिक मीनिंग है वो है फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। क्या है? फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। अब इसमें क्या होता है कि बैंक जो होते हैं ये पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और फंड्स को लोन या इन्वेस्टमेंट के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, आपने बैंक में पैसा जमा कराया, बैंक ने उस पैसे का लोन दे दिया किसी और पार्टी को, तो ये जो काम हुआ ये कहलाता है बैंकिंग का। बैंक्स का जो फंक्शन है वो फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। दिस इज द कोर एंड जो बेसिक वर्क होता है बैंकिंग का वो होता है। इसमें डिपॉजिटर्स जो होते हैं वो अपने अकाउंट को या तो अपने फंड्स को या तो सेविंग अकाउंट में रखेंगे या फिक्स डिपॉजिट्स में रखेंगे। उनको जो इंटरेस्ट मिलता है वो लो इंटरेस्ट मिलता है। जबकि जो आदमी या जो फर्म या जो कंपनी बैंक से लोन लेती है उनको जो है हायर इंटरेस्ट रेट पे जो है बैंक पैसा देते हैं। तो ये जो दोनों के बीच का डिफरेंस है इसको इंटरेस्ट रेट स्प्रेड बोलते हैं। ठीक है, डिपॉजिट इंटरेस्ट और लोन इंटरेस्ट इनका जो डिफरेंस होता है इसको बोलते हैं इंटरेस्ट स्प्रेड। ठीक है, और ये जो है बैंक की जो प्राइमरी इनकम होती है वो होती है। ये जो प्रोसेस है इससे क्या होता है कि जो आइडल मनी होता है वो इकोनॉमिक के अंदर सर्कुलेट होता है और वो यूज में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली चीज, हु गिव्स मनी टू बैंक फॉर सेफ कीपिंग डिपॉजिटर्स। और यहाँ से बैंक से कौन लेता है क्रेडिट? बोरोवर्स। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट स्प्रेड। ठीक है, तो ये जो इंटरेस्ट स्प्रेड होता है दैट इज द मेन इनकम सोर्स ऑफ द बैंक्स। अब यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस तरह से आएगा, व्हाट रोल डज बैंकिंग प्ले इन इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ पे चार ऑप्शन है, मनी स्टोरेज, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, टैक्स कलेक्शन एंड करेंसी प्रिंटिंग। तो अब आप समझ गए होंगे कि फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन जो है दैट इज द मेन गोल। तो आंसर इसका फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन हो गया। बैंकिंग फैसिलिटीज, बैंकिंग जो है वो फैसिलिटेट करता है फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन बाय कन्वर्टिंग आइडल मनी इनटू प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीगल डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। अब भारत जो है वहाँ पे इसकी बैंकिंग की लीगल डेफिनेशन क्या है। तो जब इंडियन कंटेक्स्ट में हम बात करेंगे तो जो बैंकिंग की लीगल डेफिनेशन है वो आती है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से। ठीक है, कहाँ से आती है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। और इस एक्ट का सेक्शन 5B जो है वो डिसाइड करता है बैंकिंग की लीगल डेफिनेशन। ठीक है, इसका सेक्शन जो 5B है उसमें दिया गया है। और इसका मतलब ये है, इसमें भी वही बात लिखी है जो अभी हमने बात की कि बैंकिंग में पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है और उसका पर्पज जो है लैंडिंग या इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। यानी बैंक जो होते हैं वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने चाहिए और उस मनी को यूज में करने चाहिए। किस यूज में लेने चाहिए? लैंडिंग में या इन्वेस्टमेंट में। और जो डिपॉजिट्स कराते हैं वो रिपेएबल होना चाहिए या तो डिमांड पर या फिर अदरवाइज। ठीक है, और जो डिपॉजिट्स हैं वो चेक के, ड्राफ्ट के या ऑर्डर के माध्यम से जो है विड्रा किए जा सकने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ का अपने को ध्यान रखना है कि जो हर फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन करने वाली जो फर्म या ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बैंक नहीं होता है। बैंक जो होता है, जैसे मान लीजिए एनबीएफसीज होते हैं, चिट फंड्स होते हैं, डिपॉजिट लेते हैं, लेकिन इनके जो मनी होता है इनके अंदर वो डिमांड डिपॉजिट और चेक फैसिलिटी ये लोग नहीं दे पाते हैं, तो ये लीगली बैंक नहीं माने जाएंगे।
तो ये जो डिस्टिंक्शन है ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, और उसमें यही है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ये बोलता है कि जो बैंक वही ऑर्गेनाइजेशन है जो डिपॉजिट लेते हैं, और वो डिपॉजिट ऑन डिमांड या अदरवाइज विड्रॉएबल होनी चाहिए, और वो उस पैसे का उपयोग लैंडिंग में या इन्वेस्टमेंट में करते हैं। ठीक है, तो डिपॉजिट्स जो है मस्ट बी रिपेएबल हाउ ऑन डिमांड। अब यहाँ पे आपके एग्जाम का क्वेश्चन कैसा आएगा, एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आएगा, व्हाट डिफाइंस बैंकिंग अंडर इंडियन लॉ। भारतीय लॉ के मुताबिक बैंक की डेफिनेशन क्या होगी। पहला हो गया एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फॉर इन्वेस्टमेंट, दूसरा हो गया लैंडिंग विदाउट डिपॉजिट्स, तीसरा हो गया एक्सेप्टिंग डिमांड डिपॉजिट्स ओनली, और अगला है एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट्स विद विड्रॉल ऑप्शंस। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये हो जाएगा एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट्स विद विड्रॉल ऑप्शंस। ठीक है, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जीके टुडे के एप्लीकेशन में बैंकिंग अवेयरनेस का कोर्स है वहां पे अवेलेबल है। नेक्स्ट है व्हाई आर बैंक्स कॉल्ड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। अब जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन की हमने अभी भी बात की, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज इनको बोलते क्यों हैं। तो देखिए होता क्या है कि बैंक जो होते हैं वो सेविंग करने वाले सेवर्स और बोरो करने वाले बोरोवर्स, इनके बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है। जो सेवर्स होते हैं उनके पास सरप्लस मनी होता है, जो बोरोवर्स होते हैं उनको फंड्स की जरूरत होती है। तो बैंक क्या करते हैं, रिस्क एसेस करके फंड्स को अलोकेट करते हैं, किनको, बोरोवर्स को। अब इससे क्या होता है, जिनके पास पैसा ज्यादा है उनका बैंक में आ गया, जिनके पास कम है उनके पास पैसा चला गया, तो इकोनॉमी में लिक्विडिटी बनी रहती है। कैपिटल फॉर्मेशन जो है इसकी वजह से पॉसिबल हो पाती है। ठीक है, वो पैसा जब इकोनॉमी में सर्कुलेट होगा तो उससे बिजनेस क्रिएट होगा, उससे कैपिटल फॉर्मेशन होगा। अब जो डायरेक्ट लैंडिंग होती है उसकी तुलना में बैंकिंग सिस्टम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेफर है और ये ऑर्गेनाइज्ड मैकेनिज्म जो है ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, यहाँ पे ये है बैंक बिटवीन विच टू ग्रुप्स बैंक ऑपरेट, तो सेवर्स और बोरोवर्स के बीच में। इनका मेन रोल क्या है मनी फ्लो के अंदर, इंटरमीडिएशन, और रिजल्ट क्या होता है, लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। ठीक है, अब यहाँ पे आपके एग्जाम का क्वेश्चन इस तरह से है, ये है व्हाट रोल डू बैंक्स प्ले इन द इकोनॉमी। फर्स्ट है डायरेक्ट लैंडिंग, दूसरा फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, तीसरा स्टॉक ट्रेडिंग, और चौथा करेंसी प्रिंटिंग। तो अब आपको पता है कि फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज जो है ये बैंकिंग का मेन काम होता है। चलते हैं अगली बात पे, अगला है हाउ डिड बैंकिंग ओरिजिनेट हिस्टोरिकली। अब यहाँ पे हम ग्लोबल लेवल की बात कर रहे हैं, हिस्टोरिकली ये पूछ रहा है कि हिस्टोरिकली बैंक्स जो है बैंकिंग शुरू कैसे हुई। तो देखिए हम इंडिया पे बाद में आएंगे, पहले एक बार वर्ल्ड लेवल पे बात कर लें। एंशियंट टाइम्स में क्या था कि जो टेम्पल्स थे, कहाँ पे, बेबीलोन में, ग्रीस में, रोम में। ठीक है, और इंडिया में तो क्या है कि वैदिक काल से ही जो है बैंक जो मनी है उसको उधार पे देना और उधार पर लेना ये चालू था। उसमें उसूरी जो काम होता है, सूदखोरी का जो काम होता है, ये बहुत पहले से चल रहा है। ठीक है, लेकिन हम एक बार ग्लोबल लेवल पे बात करें तो जो बेबीलोन, ग्रीस और रोम है वहाँ के जो टेम्पल्स हैं वहाँ पे सबसे पहले पैसा डिपॉजिट किया जाता था। ठीक है, तो ये वेल्थ स्टोरेज के जो है सेफेस्ट प्लेस माने जाते थे क्योंकि रिलीजन जुड़ा हुआ था उससे। ठीक है, और यहाँ पे इंटरेस्ट पर जो है लोन्स भी मिलते थे। रिलीजियस ट्रस्ट के कारण लोग अपनी वेल्थ जो है टेम्पल्स में रखते थे, और यहीं से जो है बैंकिंग का जो बेसिक कंसेप्ट है वो डेवलप हुआ था। सेफ कस्टडी और लैंडिंग, ये हो गया बैंकिंग का मेन काम, जो टेम्पल्स ये काम करते थे। तो बैंकिंग की जो बैंकिंग सोसाइटी की जो बेसिक नीड है वहां से शुरू हुई, और इसकी शुरुआत जो है ये बेबीलोन में, रोम में और ग्रीस में टेम्पल्स के थ्रू हुई। ठीक है, तो जो अर्ली सेफ इंस्टीट्यूशंस थे वो टेम्पल्स थे। एंशियंट सिविलाइजेशन जो इसमें है, इसमें बेबीलोन भी हो गया, रोमन सिविलाइजेशन भी हो गया और ग्रीस भी हो गया। और जो स्टोर्ड आइटम्स थे उसमें ग्रेन और गोल्ड, वो ग्रेन भी स्टोर करते थे, गोल्ड भी स्टोर करते थे। ठीक है, और उसके अलावा अगर किसी को जरूरत थी तो वो लोन पे भी देते थे। अब यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है, व्हाट वाज कंसीडर्ड सेफ प्लेस फॉर वेल्थ स्टोरेज इन एंशियंट टाइम्स। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो जाहिर सी बात है टेम्पल्स हो गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट बात है व्हाट वाज द रोमन कंट्रीब्यूशन टू बैंकिंग। अब देखिए रोमन जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में थोड़ा सा आपका समझ लेना जरूरी है कि रोमन्स जो है उन्होंने बैंकिंग जो है उसको टेम्पल से अलग किया, टेम्पल से वो बाहर लेके आया उसको, और उसको एक प्रॉपर कमर्शियल एक्टिविटी बनाया। तो बैंकिंग अगर टेम्पल से एक प्रॉपर कमर्शियल एक्टिविटी के रूप में डेवलप हुई तो उसके पीछे
काम जो रहा वो रोमन्स का रहा। उन्होंने क्या किया, लेजर्स मेंटेन किए, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए, लोन्स दिए। और यहाँ पे जूलियस सीजर जो है रोम के जो रूलर थे, उन्होंने एक लॉ इंट्रोड्यूस किया था कि अगर कोई डिफॉल्ट होता है तो जो क्रेडिटर है वो उस डिफॉल्टर की लैंड को भी क्लेम कर सकता है। ये जो है एक लीगल बैकिंग मिली किसको, बैंकिंग को। और यहाँ से एक मेजर माइलस्टोन शुरू हुआ, क्योंकि इससे क्या हुआ, क्रेडिट एनफोर्समेंट जो है वो पॉसिबल हो पाया कि आपने कहीं उधार लिया, आप उसको पे नहीं कर पाए, तो आपकी जो जमीन है उसको जो है उसको पर क्लेम कर सकता है कौन, क्रेडिटर। तो ये काम किसने शुरू किया था, जूलियस सीजर ने। कहाँ पे, रोम में। ठीक है। तो यहाँ पे बैंकिंग वाज सेपरेटेड फ्रॉम टेम्पल्स बाय रोमन्स, फर्स्ट थिंग। की लीगल रिफॉर्मर यहाँ पे जूलियस सीजर को माना जाता है। और अगर यहाँ पे एक नई कंसेप्ट इंट्रोड्यूस की, वो थी एसेट सीजर की। अगर आप डिफॉल्टर होते हो तो आपके एसेट जो है सीज कर दिए जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट वाज सिग्निफिकेंट रोमन एडवांसमेंट इन बैंकिंग प्रैक्टिसेस। तो जो रोमन एडवांसमेंट था बैंकिंग प्रैक्टिसेस में, उसमें क्या था, ये हो गया लीगल बैकिंग फॉर क्रेडिटर्स। ये इंपॉर्टेंट हो गया है। ओके। और ये करेक्ट आंसर हो गया आपका, क्योंकि रोमन्स जो थे उनकी वजह से लीगल प्रैक्टिस जो है, लीगल बैकिंग जो है बैंकिंग को दी गई। ठीक है। चलते नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, हाउ डिड मेडाइवल बैंकिंग शेप मॉडर्न प्रैक्टिसेस। अब मेडाइवल जो वर्ल्ड था, हम अभी भी इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, मेडाइवल टाइम्स के अंदर बैंकिंग जो है उससे मॉडर्न प्रैक्टिसेस में कैसे डेवलप हुई। अब जो मॉडर्न बैंकिंग शुरू हुई, तो उसका जो टाइम था वो मेडाइवल इंडिया में एक बेसिक लेवल पे शुरुआत हो गई थी। और मिडिल एजेस के अंदर क्या है कि जो इटालियन मर्चेंट फैमिलीज जो थी, फॉर एग्जांपल मेडिसी फैमिली थी वहाँ पे एक, ये जो है, ये लोग जो है ये बैंकिंग के पायोनियर्स बने थे। इन्होंने डबल एंट्री बुक की कीपिंग जो है वो शुरू की। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो है उनको सिस्टमेटिक किया। इन्होंने बिल ऑफ एक्सचेंजेस का डेवलपमेंट किया, ताकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड जो है वो आसान हो गया। क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज से ये होता था कि आपको गोल्ड कैरी करने की जरूरत नहीं थी, इधर से बिल ऑफ एक्सचेंज ले लिया और उधर बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया। ठीक है। और उसका गोल्ड का हिसाब जो है, उधर की गोल्ड में इधर की गोल्ड में जितना हिसाब रहता था वो पेपर्स के थ्रू ही करने लग गए थे। तो उससे क्या है कि सोने को लाने और ले जाने की जो जरूरत थी उसको इन्होंने खत्म किया। तो मॉडर्न चेक्स और ड्राफ्ट का बेस जो है वो भी यहाँ यहीं से आया, कहाँ से, इटली से। तो यहाँ पे मेडिसी फैमिली जो है इटाली की, उसको अपने को ध्यान रखना है कि इन लोगों ने जो है, जो मॉडर्न बैंकिंग है उसकी बहुत बड़ी फंडामेंटल जो है इन्होंने रखी। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, की मेडाइवल बैंकर्स मेडिसी फैमिली ऑफ इटली। अकाउंटिंग का इन्होंने एक इनोवेशन किया था, डबल एंट्री। पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जो है इन्होंने डेवलप किया था, बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। यहाँ पे अगर हम मेडिसी फैमिली के बारे में थोड़ा सा जानना चाहें, तो ये क्या था कि ये एक एक बैंकिंग में नहीं बल्कि पॉलिटिक्स में भी बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली थी। ये फ्लोरेंस जो है इटली में, वहाँ के रूलर्स थे। और इन्होंने रेनेसां कल्चर जो था उसको सपोर्ट किया था। इन्होंने आर्ट में, एजुकेशन में, इन सबको फंडिंग भी की थी। ठीक है। और उससे यूरोप का जो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है उसको काफ़ी तेज़ी उसकी वजह से आई थी। ठीक है। तो इनका जो इम्पैक्ट है वो पॉलिटिकल लैंडस्केप जो इटली का है उस पर काफ़ी बड़ा था। बैंकिंग के अंदर इन्होंने जो चीज़ें की थी वो ये है कि इनकी वजह से डबल एंट्री का अकाउंटिंग का इनोवेशन हुआ, बिल ऑफ एक्सचेंज टाइप की जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका डेवलपमेंट हुआ। ठीक है। अब यहाँ पे एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन है वो इस तरह का होगा, विच मर्चेंट फैमिली पायनियर्ड बैंकिंग इन मिडिल एजेस। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, आंसर आप जानते हो, मेडिसी फैमिली जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगले पे चलते हैं। अगला है, व्हाट रोल डिड सेंट्रल बैंक्स प्ले। अब देखिए, जो वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक्स हैं उनका क्या रोल था। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो धीरे धीरे 16th-17th सेंचुरी के अंदर यूरोप में डेवलप होना शुरू किए। ये धीरे धीरे जो है नेशनल बैंकिंग सिस्टम जो है इन कंट्रीज के अंदर, उसके रेगुलेटर्स जो है बन के उभरे। फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है उसने वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसके लिए डेट फाइनेंस किया था। ठीक है। वहाँ की सरकार को उधार दिया था। और इसके अलावा इसने पेपर नोट्स जो है वो भी इशू किए थे। उसके बाद में सेंट्रल बैंक जो है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट भी बने। यानी बैंकिंग का जो क्राइसिस हुआ और बैंकों के पास भी अगर पैसा पड़ गया तो जो सेंट्रल बैंक है वो उनको पैसा देता था। तो वो बन गए क्या, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट।
ठीक है। और इससे क्या है, सिस्टम कोलैप्स नहीं हो सकता था, उसको कोलैप्स होने से बचाने की सेंट्रल बैंक्स जो है उनकी ये जो भूमिका है वो इम्पोर्टेंट है। आज सारे देशों में सेंट्रल बैंक्स हैं, सभी सेंट्रल बैंक जो है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट है, वहाँ का जो पूरा बैंकिंग सिस्टम होता है उसको रेगुलेट भी करता है, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो उसको फंड देता भी है, और उनके पास सरप्लस फंड्स हैं तो उसको वो रखता भी है। जैसे आरबीआई इंडिया, ठीक है। यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये है व्हाट रोल डू सेंट्रल बैंक्स प्ले इन द बैंकिंग सिस्टम। तो बैंकिंग सिस्टम में जो है, यहाँ पे देखिए करेंसी इश्यूअर का भी काम होता है, लेकिन जो मेन काम है वो है रेगुलेटर का। उसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा रेगुलेटर। टैक्स कलेक्टर का काम सेंट्रल बैंक का नहीं होता, इन्वेस्टमेंट बैंकर भी नहीं होते, क्योंकि वो बाकी के जो बैंक होते हैं वो करते हैं। रेगुलेटर इज द मेन वर्क, करेंसी इशू भी जो है सेंट्रल बैंक करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हाउ डिड मॉडर्न बैंकिंग डेवलप इन इंडिया। अब यहाँ पे जो भारत में जो बैंकिंग हुई का जो डेवलपमेंट हुआ वो कब से शुरू हुआ, तो जो मॉडर्न बैंकिंग है इसके बारे में हम थोड़ा और बात करेंगे, क्योंकि बहुत जो शुरू में जो एंशियंट टाइम्स में जो डेवलपमेंट हुआ था उसके बारे में भी एक लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। लेकिन जो मॉडर्न बैंकिंग है उसके बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि यहाँ पे 1770 के अंदर 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, वहां से शुरुआत होती है। अब इसके बारे में बात करेंगे तो फर्स्ट बैंक जो है वो है 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। आपको पता होगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, यहाँ से शुरू होता है। उसके बाद में 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स बने थे, ठीक है। इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी उनको 3 प्रेसिडेंसीज में डिवाइड किया गया था, तो 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे यहाँ पे, ठीक है। और उसके अलावा जो है बाद में डेवलपमेंट हुआ एसबीआई का और आरबीआई का और इन सब का। तो भारत की जो मॉडर्न बैंकिंग की शुरुआत हुई वो इस बैंक से हुई थी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770। यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन के लिए जो क्वेश्चन है वो ये है, when did the imperial bank of india become the state bank of india। तो ये देखिए ये क्वेश्चन अभी इस लेक्चर का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इंपीरियल बैंक जो बना था उसका नेशनलाइजेशन हुआ 1955 के अंदर, ठीक है। 1955 इसका करेक्ट आंसर होगा। वहां पे जो है इसको रिस्ट्रक्चर किया गया था, और ये फिर 1955 से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में इंडिया में काम कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट बैंक नेशनलाइजेशन। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेशनलाइजेशन से ये हुआ था कि जो रूरल एरिया है वहां तक बैंकिंग पहुंची, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है वो एग्रीकल्चर एमएसएमईज को क्रेडिट देना, ये सब चीज़ें शुरू हुई। ये जो है कुछ एफिशिएंसी इनकी कम रही लेकिन शुरू में, लेकिन फिर भी नेशनलाइजेशन जो है उसकी वजह से घर घर तक बैंकिंग इंडिया में पहुंच पाई थी, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन जो है इसका ये है हाउ हैज डिजिटल बैंकिंग चेंज द सिस्टम। तो वो आज की बात हम कर रहे हैं। तो आज क्या है, मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू बैंकिंग होती है, ठीक है। लोगों को ब्रांचेस में जाना नहीं पड़ता है। तो डिजिटल बैंकिंग जो है उसने ट्रांजैक्शंस को बहुत फास्ट और पेपरलेस बना दिया और रियल टाइम बना दिया। ऑनलाइन ट्रांसफर्स होते हैं, वैलेट्स और एप्लीकेशन बहुत कॉमन हो गए हैं, और कोर बैंकिंग फंक्शन जैसे डिपॉजिट का प्रोटेक्शन और क्रेडिट प्रोविजन ये आज भी सेम है, वैसे के वैसे ही चल रहे हैं जैसे आज से 100 साल या 200 साल पहले चलते थे। टेक्नोलॉजी ने क्या किया है कि जो डिलीवरी मैकेनिज्म है उसको बदल दिया है, लेकिन कंसेप्ट जो है वो अभी भी वही है। इसलिए जो बैंकिंग का मूल पर्पज है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, वो आज भी वैसा का वैसा ही शामिल है, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको एग्जामिनेशन का और दिखाता हूँ, हाउ हैज टेक्नोलॉजी इम्पैक्टेड बैंकिंग ट्रांजेक्शन इन इंडिया। तो सीधी सी बात है कि इट हैज मेड इट फास्ट एंड पेपरलेस, ठीक है। तो इस ये जो लेक्चर है इसमें हमने इंट्रोडक्शन बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में जाना है, बैंक के जो मूल फंक्शन उसके बारे में समझा है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन की कंसेप्ट समझी है, मेडिसी फैमिली का रोल समझा है, रोमन्स और बेबीलोन्स और एंशियंट ग्रीस में कैसे बैंकिंग का शुरुआत हुई वो समझा है, ठीक है। अगला चैप्टर जल्दी आएगा। थैंक यू वेरी मच।